कहानी की शुरुआत में हम एक जेल देखते हैं जो एक सुनसान टापू पर बनी हुई है। आज इस जेल में नए कैदी लाए जा रहे थे, जिनमें से एक एडमंड था। जब उसकी मुलाकात वार्डन से हुई तो एडमंड ने कहा, साहब मेरी मदद करें, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे झूठे इल्जाम में यहां भेजा गया है। वार्डन ने इत्मीनान से जवाब दिया, मुझे पता है, अगर तुमने कुछ किया होता तो तुम्हें मुल्क के अंदर किसी जेल में भेजा जाता। यहां तो सिर्फ वो लाए जाते हैं जिनके खिलाफ साजिश रची गई हो। उसके बाद वार्डन ने उसे बुरी तरह पीटा और फिर उसे एक ऐसे सेल में बंद कर दिया जिसका दरवाजा लकड़ी का था और जिसमें एक छोटा सा झरोका था। यह दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खुलता था जब वार्डन बेवजह उन्हें पीटने आता था। वक्त गुजरता गया और एडमंड अकेले बंद होने की वजह से बहुत परेशान हो गया। उसने दीवार पर लिख दिया था कि ऐ खुदा मुझे इंसाफ दे। मगर वक्त के साथ जब उसे एहसास हुआ कि हालात उसके काबू में नहीं हैं, तो वो अंदर से बहुत उदास हो गया। 12 साल उस जेल में गुजारने के बाद उसने खुदा पर से यकीन भी खो दिया। उसे लगा कि वो जिंदगी भर वहीं बंद रहेगा। मगर एक दिन अचानक उसके सेल की जमीन उठने लगी। इस अजीब वाकये से एडमंड हक्का बक्का रह गया। उसे लगा जैसे कोई भूत उसके सामने आ गया हो। थोड़ी देर डरने के बाद एडमंड ने देखा कि जमीन के नीचे से एक आदमी बाहर आ रहा था। वो आदमी अब्बे फरिया था, जो नीचे वाले फ्लोर का कैदी था। वो पिछले 5 साल से सुरंग खोद रहा था। किस्मत से वो सुरंग एडमंड के कमरे में खुल गई, जैसे ये खुदा का इशारा हो। अब्बे के आने से एडमंड को आखिरकार कोई बात करने वाला मिल गया, क्योंकि वो अकेलेपन से पागल सा हो गया था। उसके बाद अब्बे ने खुशी से एडमंड को अपने सेल में आने को कहा। एडमंड बहुत खुश हुआ कि अब उसे दीवारों पर पत्थर से निशान नहीं बनाने पड़ेंगे। जब एडमंड अब्बे के कमरे में गया तो वो देखकर हैरान रह गया। अब्बे का सेल बाकी कमरों जैसा नहीं था, वो किसी अच्छे होटल जैसा लगता था। आराम के लिए कुर्सियां थीं और रैक पर अनगिनत किताबें पर डिगी थीं। अब्बे ने एडमंड से वादा किया कि अगर वो सुरंग खोदने में मदद करेगा तो वो उसे इस बचे हुए वक्त में तालीम देगा। वैसे भी एडमंड के पास करने को कुछ और नहीं था, तो उसने फौरन हामी भर दी। जैसे ही वो दोनों सुरंग खोदना शुरू करने वाले थे, उन्हें पहरेदार के कूदमों की आवाज आई। डर से कांपते हुए एडमंड जल्दी से अपने कमरे में भाग गया और कचरे की टोकरी तैयार की, क्योंकि गार्ड उसके फ्लोर पर आने वाला था। इस जेल में दरवाजा सिर्फ 2 बार खुलता था, एक बार कचरा उठाने के लिए और एक बार खाना देने के लिए। बाकी दिन का वक्त खाली होता था, जिससे उन्हें सुरंग खोदने का अच्छा मौका मिलता था, बिना पकड़े जाने के डर के। इसके बाद अब्बे ने अपने बालों का एक छोटा सा गुच्छा काटा। उसने एक पत्थर रख दाट कर चिंगारी निकाली, बालों को जलाया और फिर एक मोमबत्ती जलाई। फिर किसी तरह वो दोनों सुरंग में घुस गए और आगे खोदना जारी रखा। नीचे बहुत कम जगह थी, इसलिए खुदाई आसान नहीं थी। अब्बे का अंदाजा था कि अगर वो इसी रफ्तार से काम करते रहें तो बाहर की दुनिया तक पहुंचने में कम से कम 3 साल और लगेंगे। एक दिन आराम करते वक्त एडमंड ने अब्बे की एक किताब से जाना कि अब्बे कभी बहुत माहिर तलवारबाज हुआ करता था। इसके बाद एडमंड जिद पर अडेंच गया और कहा कि अगर अब्बे ने उसे तलवारबाजी नहीं सिखाई तो वो सुरंग खोदना बंद कर देगा। अब एडमंड की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने दुश्मनों से बदला लेना। उसे सुनकर अब्बे मान गया और एडमंड को लड़ने की कला सिखाने को तैयार हो गया। अब्बे ने समझाना शुरू किया कि रफ्तार एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत होती है। उसने सोचा कि एडमंड को पानी की बूंदों से एक सब्बी को सिखाया जाए। वो टपकते पानी के पास खड़ा हुआ और अपना हाथ इतनी तेजी से गुजारा कि वो गीला तक नहीं हुआ। उसने कहा, जिस दिन तुम्हारे हाथ इतने तेज हो जाएंगे तुम एक काबिल योद्धा बन जाओगे। इसके बाद अब्बे वापस सुरंग खोदने लग गया और एडमंड अपनी मशक करता रहा। कुछ दिन बाद अब्बे ने दरवाजे की लकड़ी की पट्टियां तोड़कर एक नकली तलवार बना ली। फिर उसने एडमंड को बाकायदा तलवारबाजी सिखाना शुरू किया। जब तलवारबाजी की तालीम खत्म होती तो एडमंड पढ़ाई पर ध्यान देता। अब उसका पूरा दिन पढ़ाई, सुरंग खोदने और तलवारबाजी की मशक में बीतने लगा। कुछ महीनों बाद एडमंड की तलवारबाजी में बहुत सुधार आ गया। अब अब्बे ने नोटिस किया कि एडमंड तो उससे भी बेहतर तलवारबाज बन चुका है। एक शाम बातचीत के दौरान एडमंड को पता चला कि अब्बे कभी स्टाडिया नाम के एक बहुत अमीर खानदान के लिए काम करता था। उसका आका बहुत बड़ी दौलत कमा चुका था और अब नेपोलियन ने अब्बे को कैद कर लिया था ताकि उस कहाजाने का पता लगाया जा सके। यह सुनकर एडमंड को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो भी कभी नेपोलियन का हिमायती था। दोनों को धोखे की वजह से कैद किया गया था। दिन ब दिन सुरंग खोदने का काम उन्हें आजादी के करीब ले जा रहा था। एक दिन सुरंग में उन्हें पौधों की जड़ें दिखाई दी, जिससे अब्बे को समझ आ गया कि वो सतह के बहुत करीब है। यह जानकर दोनों बहुत खुश हुए, मगर जल्द ही कुछ ऐसा हुआ कि खुशी गम में बदल गई। अचानक सुरंग हिलने लगी और जोरदार आवाज के साथ कई पत्थर और मिट्टी उन पर गिर पड़ी, जिससे अब्बे दब गया।
घबराए हुए एडमंड ने जल्दी से पत्थर हटाए और अब्बे को बाहर निकाला। पता चला कि वो लोग गलत दिशा में सुरंग खोद रहे थे। शायद खुदाई करते हुए उनसे कोई गलती हो गई थी, क्योंकि ऊपर से खाने का डब्बा भी नीचे गिर गया था। अब्बे की छाती पर एक भारी पत्थर गिरा था, जिससे उसे बहुत चोट आई थी। फेफड़ों को नुकसान पहुंचने की वजह से उसकी जान कभी भी जा सकती थी। अपने आखिरी लम्हों में अब्बे ने कमजोर आवाज में एडमंड से कहा कि उसके कमरे में एक पत्थर के नीचे एक किताब रखी है। उस किताब के नीचे भी कुछ छुपा हुआ है। एडमंड ने वहां से वही खजाने का नक्शा निकाला जिसकी वजह से अब्बे को कैद किया गया था। उसे देखकर एडमंड हैरान रह गया। अब्बे ने उससे वादा लिया कि वो उसका खजाने को हमेशा अच्छे कामों में इस्तेमाल करेगा और बुरे कामों से जितना हो सके दूर रहेगा। एडमंड ने वादा किया और अब्बे ने उसी वक्त दम तोड़ डाच दिया। एडमंड की आंखों में आंसू थे। उसे लगा कि वो फिर से अकेला रह गया है। उसी वक्त खाना देने के लिए गार्ड आया। एडमंड दीवार के पीछे छुप गया। गार्ड ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब वो अंदर आया और अब्बे की लाश देखी तो डर गया और अपने अफसरों को रिपोर्ट करने भागा। एडमंड ने जल्दी से सुरंग का मुंह बंद किया और वापस अपने सेल में चला गया। कुछ देर बाद गार्ड अपने साथियों के साथ वापस आया और अब्बे की लाश को एक बॉडी बैग में रख दिया। एडमंड सुरंग में छुपा हुआ था और उनके जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गार्ड चले गए, एडमंड चुपचाप कमरे में आया। उसने अब्बे की लाश की तरफ देखा और उसे घूरते हुए एक ख्याल आया। उसने तुरंत अब्बे की लाश से अपनी जगह बदल ली। कुछ देर बाद वार्डन अपने आदमियों के साथ लाश लेने आया। चूंकि जेल एक सुनसान टापू पर थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि लाश को समंदर में फेंकना ही बेहतर होगा। उधर एक गार्ड खाने के साथ एडमंड के सेल में गया, मगर बार बार दस्तक देने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया तो उसे शक हुआ। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया, लेकिन वहां एडमंड की बजाय उसे अब्बे की लाश मिली। गार्ड ने चिल्लाया और वार्डन को बुलाने चला गया। वार्डन जल्दी से काम निपटाना चाहता था और उस दिन तेज हवाएं चल रही थीं। समंदर की लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं, जिससे कुछ सुनाई देना मुश्किल हो रहा था। जब वार्डन गार्ड्स की बात सुनने की कोशिश कर रहा था, तभी एडमंड ने अचानक उसकी चाबी चुरा ली। इस झटके से वार्डन एडमंड के साथ समंदर में गिर पड़ा। पानी में गिरते ही एडमंड ने जल्दी से चाबी का इस्तेमाल कर खुद को आजाद कर लिया। जब वो सतह पर पहुंचा तो उसने वार्डन की तरफ देखा। सालों की नफरत उसके अंदर उबाल मार रही थी और उसने बेरहमी से वार्डन को डुबोकर मार डाला। इसके बाद वो बिना पीछे देखे समंदर में तैरता गया। अगली सुबह जब एडमंड की आंख खुली तो वो एक टापू पर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जिंदा बचा और वहां तक पहुंचा। उसे यह भी नहीं पता चला कि वो अब तक कैसे जिंदा था, मगर वो अभी भी पूरी तरह आजाद नहीं था। वहां पास ही कुछ समुद्री लुटेरे बैठे थे जो चुपचाप उसे देख रहे थे। एडमंड को लगा कि अब उसे मार दिया जाएगा, मगर लुटेरों के सरदार लुईजी ने उसे एक मौका दिया। उसने कहा कि अगर एडमंड अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे अपने धोखेबाज दोस्त याकूब से लड़ना होगा, जिसे वो वैसे भी जिंदा दफनाने जा रहे थे। अगर याकूब जीतता तो वो वापस लुटेरों के गिरोह में शामिल हो सकता था और एडमंड को मार दिया जाता। अगर एडमंड जीतता तो उसे आजाद कर दिया जाता। जल्द ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। याकूब तलवारबाजी में बहुत माहिर था, मगर एडमंड की अब्बे से सीखी गई तकनीक बेहद ताकतवर थी। कई बार हमला करने के बावजूद याकूब एडमंड को छू तक नहीं पाया। जैसे ही मौका मिला, एडमंड ने तेज वार किया और याकूब को गिरा दिया, मगर उसे मारने के बजाय एडमंड ने लुईजी की तरफ देखा और कहा, देखो, हम दोनों तुम्हारे लिए काम कर सकते हैं। हम फायदेमंद लोग हैं। हमें बेवजह क्यों मारना? अच्छे लुटेरे मिलना आसान नहीं होता। एडमंड की काबिलियत और रहमदिली देखकर लुईजी खुश हो गया और दोनों की जान बक्कल का तश थी। जहाज पर बातचीत के दौरान एडमंड ने कप्तान को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसे सुनकर कप्तान ने एडमंड को आजाद कर दिया ताकि वो अपना बदला ले सके। याकूब ने एडमंड से दोस्ती कर ली। क्योंकि एडमंड ने उसकी जान बचाई थी, याकूब ने वादा किया कि वो हमेशा वफादार रहेगा। एडमंड ने याकूब से एक नाव का इंतजाम करने को कहा। फिर एडमंड चुपचाप रात को अपने पुराने उस्ताद के घर पहुंचा, मगर सब कुछ बदल चुका था। पुराने उस्ताद ने उसे पहचाना तक नहीं। उसे पता चला कि उसके कैद होने के बाद उसके पिता गी ए छम में चल बसे थे। एडमंड ये सुनकर बहुत दुखी हुआ, मगर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि उसका पुराना दोस्त मॉन्टेग्यू ही उसे फंसाने वाला था और उसी ने एडमंड की मंगेतर मर्सिडीज से शादी कर ली थी। अगले दिन एडमंड और याकूब उस टापू की तरफ निकल पड़े जहां नक्शे पर खजाना निशान लगाया गया था। उन्होंने टापू का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर खजाना नहीं मिला। फिर एडमंड को लगा कि शायद कुछ पानी के नीचे हो। उसने नक्शे पर दिखाए गए स्थान के पास एक भूमिगत तालाब में डुबकी लगाई। वहां उसे कई पुराने संदूक मिले। जैसे ही उसने एक संदूक खोला, उसकी आंखें चमक उठी। उसमें सोना था। याकूब खुशी से उछल पड़ा और जितना हो सका सोना नाव में भर लिया।
मगर सारा खजाना ले जाने के लिए उन्हें एक बद्दा जहाज चाहिए था। खुशी से ज्यादा अब उसके अंदर बदले की आग थी। उसने तय कर लिया कि यह दौलत सिर्फ एक काम के लिए इस्तेमाल होगी, बदला लेने के लिए। शुरुआत में एडमंड ने एक बद्धी आलीशान हवेली खरीदी और खुद को फ्रांस का नया अमीर शख्स पेश किया। उसने आसपास के सभी रईसों को एक शानदार पार्टी में बुलाया जो उसकी हवेली में रखी गई थी। जल्द ही उसका शाही अंदाज और रहन सहन मशहूर हो गया। हर जगह उसी की बातें हो रही थीं, मगर हकीकत यह थी कि एडमंड ये सब इसलिए कर रहा था ताकि उसका धोखेबाज दोस्त मोंटेग्यू उस पर ध्यान दे। मोंटेग्यू पार्टी में आया तो सही, मगर एडमंड से बिना बात किए चला गया। उधर याकूब ने एडमंड को बताया कि मोंटेग्यू का एक बेटा है, अल्बर्ट। तो एडमंड ने एक हसीन औरत और अपने कुछ डाकू दोस्तों के साथ मिलकर अल्बर्ट का झूठा अपहरण कराया ताकि वो उसका मसीहा बनकर सामने आ सके। ये योजना कामयाब रही। अल्बर्ट को लगा कि उसी रईस आदमी ने उसकी जान बचाई है। शुक्रगुजारी में अल्बर्ट ने एडमंड को अपनी सालगिरह की पार्टी में बुलाया और उससे आने की दरख्वास्त की। एडमंड ने झिझक का नाटक किया, मगर आखिरकार मान गया। पार्टी में अल्बर्ट ने अपने पिता मोंटेग्यू की मुलाकात एडमंड से कराई। 13 साल बाद दोनों आमने सामने, मगर मोंटेग्यू ने उसे पहचाना नहीं। एडमंड की शक्ल पूरी तरह बदल चुकी थी। हालांकि जब मर्सिडीज ने उसे देखा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो उसे तुरंत पहचान नहीं सकी, मगर जब एडमंड ने उसका बाल उसी खास अंदाज में मरुद्दा जो सिर्फ वही किया करता था, तो उसे फौरन एहसास हो गया कि ये वही एडमंड है। ये उसकी पुरानी आदत थी। एडमंड को पता था कि मोंटेग्यू पैसों के लिए बहुत परेशान है, तो उसने झूठ बोल दिया कि उसने एक बड़ा खजाना पाया है और एक जहाज कल 100 किलो सोना लेकर आने वाला है। उसने मजिस्ट्रेट विलफोर्ड से भी कहा ताकि कोई पुलिस की दखल अंदाजी ना हो, मगर विलफोर्ड एक भ्रष्ट मजिस्ट्रेट था जिसके पास लोकल पुलिस का पूरा कंट्रोल था। एडमंड की बात सुनकर उसने मोंटेग्यू के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि खजाना एडमंड तक पहुंचने से पहले ही लूट लिया जाए और सारा सोना आपस में बांट लिया जाए। मोंटेग्यू ने कहा कि उसे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो मदद कर सके। हकीकत में ये तीनों वही लोग थे जिन्होंने सालों पहले एडमंड को फंसाकर जेल भिजवाया था, और अब एडमंड ने जानबूझकर उन्हें दोबारा एक जगह इकट्ठा किया था। पार्टी के बाद मर्सिडीज चुपके से एडमंड की बग्घी में आ गई। रोते हुए उसने बताया कि मोंटेग्यू ने उससे झूठ बोला था। उसने कहा था कि एडमंड को फांसी दे दी गई है। एडमंड को डर था कि यह सच्चाई उसका पूरा बदले का प्लान बिगाड़ सकती है, इसीलिए उसने मर्सिडीज से कहा कि वो फिलहाल यहां से चली जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि एडमंड का जहाज लूट लिया गया और यह काम मोंटेग्यू के आदमी ने किया था। वही आदमी उन लोगों में से एक था जिसने एडमंड को जेल भिजवाया था। एडमंड के दिल में फिर से बदले की आग जलने लगी। उस आदमी को लगा कि उसने आसानी से लूट लिया, मगर जल्दी ही गार्ड्स वहां आ गए और उसे पकड़ DDH लिया। वो भागने की कोशिश कर रहा था, मगर एडमंड सामने आ गया। उस आदमी ने लड़ाई करने की कोशिश की, मगर एडमंड ने उसके गले में फंदा डालकर उसे मार डाला। एडमंड ने अपनी असली पहचान उजागर की ताकि वो आदमी जान सके कि वो किस गुनाह की सजा पा रहा है और क्यों। अब एडमंड का अगला निशाना था मजिस्ट्रेट विलफोर्ड। सालों पहले उसी मजिस्ट्रेट ने नेपोलियन की केकाहजती के मामले में एडमंड को फंसाया था। विडंबना यह थी कि विलफोर्ड का अपना बाप नेपोलियन का समर्थक था, मगर ताकत के लालच में विलफोर्ड ने अपने ही बाप को मरवा दिया और इल्जाम एडमंड पर लगा दिया, जिससे वो जेल चला गया। इस बार एडमंड ने चालाकी से विलफोर्ड से बातचीत के दौरान सच्चाई उगलवा ली। विलफोर्ड ने सब कुछ कबूल कर लिया, यह सोचकर कि एडमंड के पास कोई सबूत नहीं है, मगर वो नहीं जानता था कि पुलिस पहले से ही उस कमरे में मौजूद थी और हर बात सुन रही थी। उन्होंने विलफोर्ड को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया। उधर मोंटेग्यू, जो अब पूरी तरह कंगाल हो चुका था, भागने की तैयारी कर रहा था, मगर मर्सिडीज ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अल्बर्ट मोंटेग्यू का नहीं, बल्कि एडमंड का बेटा है। जब मोंटेग्यू ने मर्सिडीज से शादी की थी, तब वो पहले से ही गर्भवती थी, इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ की थी। मोंटेग्यू गुस्से में चिल्लाया, मगर कुछ नहीं बदल सका। वो तेजी से उस किले की ओर भागा जहां उसने चुराया हुआ खजाना छुपा रखा था, मगर जब उसने संदूक खोले तो वो बालू से भरे हुए थे। आखिरी संदूक में सिर्फ एक छोटा सा चेस का मोहरा था जो उसने एक बार एडमंड को दिया था। उसी वक्त एडमंड वहां प्रकट हो गया। अब मोंटेग्यू को सारी सच्चाई समझ आ चुकी थी। गुस्से में आकर उसने एडमंड पर तलवार से हमला किया, मगर मोंटेग्यू एडमंड के सामने टिक नहीं पाया। एडमंड ने आसानी से उसकी तलवार छीन ली और उसे दीवार से चिपका दिया। जैसे ही एडमंड उसे आखिरी वार करने वाला था, अल्बर्ट बीच में आ गया और बोला, मैं अपने पिता को इस तरह मरने नहीं दूंगा। मोंटेग्यू ने उस पल का फायदा उठाते हुए छुपी हुई बंदूक में बारूद और गोली भर ली। तभी मर्सिडीज दौड़ती हुई आई और एडमंड को रोक लिया। उसने सच्चाई बताई कि अल्बर्ट दरअसल एडमंड का बेटा है। एडमंड ये सुनकर हैरान रह गया।
उसी पल मोंटेग्यू ने एडमंड की तरफ बंदूक तानी, मगर याकूब ने फुर्ती से एक छुरा फेंका। गोलियां एडमंड को नहीं लगी, मगर मर्सिडीज के कंधे पर जा लगी। मोंटेग्यू ने इस अफरा तफरी में भागने की कोशिश की। एडमंड उसके पीछे दौड़ा। मोंटेग्यू घोड़े पर चढ़कर तेजी से उसकी तरफ आया। एडमंड की तलवार गिर गई और कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि मोंटेग्यू जीत जाएगा, मगर आखिरकार एडमंड ने उसे नीचे गिराकर खत्म कर दिया। मोंटेग्यू वहीं मर गया। जब बदले की जलती हुई आग ठंडी हुई तो एडमंड अपनी पत्नी और बेटे के साथ वापस उसी टापू पर गया जहां उसने अपनी जिंदगी के 13 साल गुजारे थे। वहां उसने अपने उस्ताद अब्बे फारिया को याद किया। आखिर में उसने वो टापू खरीद लिया ताकि कोई और इंसान वो दर्द न झेले जो उसने झेला था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।